तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो रेलवे का महाकुंभ जो चलते आ रहा था उसी सिलसिले में हम फिर से आगे आ गए हैं और जो हर दिन के भांति क्यूज के द्वारा होमवर्क के द्वारा जो क्यूज कराया जाता है उसमें आप सभी साथी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान शुरू से चलते आ रहा है और बहुत ही अच्छा योगदान जो अब जिस प्रकार एग्जाम का डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है सभी साथी अपने आप में खुद को बूटअप करते हुए जो है अपने हिसाब से जो प्रिपेयर करते आ रहे हैं। उसी सिलसिले में जो रेलवे सामान्य विज्ञान के किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो सिर्फ स्पेशल साइंस जो बुक लॉन्च किया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ साइंस और साइंस स्पेशल जो है जो कि पूरा PYQ क्वेश्चन करके जो है ये आपको इसमें 255 सेट दिया गया और 2018 से लेकर 2023 तक जो है ये सारे क्वेश्चनों का हल और संकलन एक निश्चित वे के माध्यम से जो है इसमें दर्शाया गया। उम्मीद करते हैं जो साथी को अच्छा रहेगा इसमें NTPC बेस्ट करके ALP RPF SI कांस्टेबल सारे बुक सारे क्वेश्चनों का संकलन जो है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक निश्चित संकलन जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के माध्यम से होने वाला है वो इसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया। आपको अच्छा लगा जाके देख सकते हैं बताइएगा कि करवा चौथ खत्म हो गया। बताइएगा हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम जो है किसने प्रारंभ किया है? ये यूरोपीय स्पेस यानी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है ये मून लाइट जो है प्रोग्राम जो है इसको जो है यह लॉन्च किया गया है। बताइएगा चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था और 23 अगस्त 2023 को जो है ये पहुंच गया था। ठीक है, और इसको जो है किस यान से छोड़ा गया था? LVM3M4 से जो है इस रॉकेट यान से जो है चंद्रयान 3 को जो है यह छोड़ा गया था। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? क्रू 9 मिशन जो है यह लॉन्च किया है। सुनीता विलियम्स की वापसी घर वापसी के लिए राजीव बाबू कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ये क्रू 9 मिशन जो है यह लॉन्च किया गया है। आगे बता दीजिएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन यह कब गए थे? ये 1961 में, ये 12 अप्रैल 1961 को जो कहाँ गए थे? ये अंतरिक्ष में घूमने गए थे। चलिए और ये कहाँ के थे? ये रशियन थे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया जो नई स्पेस एजेंसी खोली उसका नाम क्या हो जाएगा? कासा हो जाएगा। ठीक है, KASA कासा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में UAE और मोरक्को के बाद जो है WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला तीसरा देश जो है कौन बन गया है? ये मिस्र बन गया। और मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? कायरा। और इसी को जो है नील नदी का देन भी जो है मिस्र को कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा यही जो है ये आपको मलेरिया जो है मुक्त बन गया है। और मलेरिया जो है इसका रोग वाहक मच्छर का नाम क्या हो जाएगा? मादा एनोफिलीज मच्छर। ये मच्छर हो जाएगा तो मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। रोग कारक हो जाएगा तो किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से यह क्या होता है? ये बीमारी जो है यह होता है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इसके खोज जो है कौन
कौन किए थे मलेरिया का? ये रोनाल्ड रॉस मलेरिया परजीवी का खोज जो है यह किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा फ्री घोषित किया गया है? ये भारत को जो है ट्रेकोमा फ्री जो है यह मुक्त किया गया। बताइए टीबी हारेगा और देश जीत जाएगा, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। टीबी हारेगा और देश जीतेगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि काला जर जो है यह किस मक्खी से होता है? ये बालू मक्खी से। और सोने वाला बीमारी हो जाएगा तो ये सीसी मक्खी से हो जाएगा। ठीक है, और काला जर भी किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। अगर वाहक हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, लेकिन रोग कारक हो जाएगा तो किससे होता है? ये इसको ल्यूमेरिया भी कहा जाता है और ये प्रोटोजोआ से होता है। लिस्मानिया, ल्यूमेरिया नहीं, लिस्मानिया भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 अप्रैल को जो है यह विश्व मलेरिया दिवस जो है यह मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में लुआंग कुआंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? लुआंग कुआंग जो है वियतनाम के नए राष्ट्रपति जो है यह चुने गए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि लॉरेंस वॉग जो है कहाँ के नए पीएम बने हैं? ये सिंगापुर के नए पीएम जो है लॉरेंस वॉग बने हैं। चलिए आगे बताइएगा, प्रोवाबो सुबियांतो कहाँ के बने हैं? ये इंडोनेशिया के। सुबियांतो कहाँ के बने हैं? इंडोनेशिया के बने हैं। आगे बताइए, क्लॉडिया शिनबॉम जो है कहाँ के बने? ये मैक्सिको की। पुरुष है कि महिला है? ये महिला राष्ट्रपति वाली है। ठीक है, राष्ट्रपति ही बोले हैं, पहली नहीं महिला राष्ट्रपति बोले हैं ये। चलिए आगे बताइए, वियतनाम की मुद्रा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? ये डोंग हो जाएगी। और राजधानी कहाँ हो जाएगी? हनोई जो है वियतनाम की राजधानी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, ये जैव विविधता वाला जो हुआ है 16वां क्रम का हुआ। ये कहाँ हुआ है? ये कोलंबिया में हुआ है। ये जैव विविधता वाला कहाँ हुआ है? कोलंबिया में हुआ है और ये 16वें क्रम का जो है यह हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉप यानी CO क्लाइमेट वाला जलवायु परिवर्तन वाला जो हुआ था COP, ये पहला वाला COP कहाँ हुआ था? ये जर्मनी बर्लिन में हुआ था, ये जो कि 1995 में हुआ था। और ये 2-3 लगातार होते आ रहा है। 27, 28 और 29 क्रम का हुआ है। 27वें क्रम में कहाँ हुआ था? ये मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख जगह हुआ था मिस्र में। और 28वें क्रम का हुआ था 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था। और 29वें क्रम का अभी हो रहा है, जो कि अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है। बाकू। और बापू किसका नाम था? महात्मा गांधी का नाम क्या पड़ा था? बापू पड़ा था। दिक्कत है क्या? बापू। हाँ बापू। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 18वें क्रम का प्रवासी दिवस भारतीय दिवस जो है कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में। 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में यह मनाया जाता है। और चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो इसी दिन जो है ना गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए थे। कहाँ से भारत आए थे? ये साउथ अफ्रीका से जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी बैक यानी गांधी जी वापस भारत आए थे, रहने के लिए आ गए थे। उसके बाद आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि IIT मद्रास द्वारा पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला गया था? ये तंजानिया के जंजीबार द्वीप पर खोला गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि IIT मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये दुबई में खोला गया, जो कि UAE में पड़ता है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कोणार्क को कब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है? 1984 में इसको जो है सामिल किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के लिए सतर्क पार्क का उद्घाटन जो है किस सरकार द्वारा किया गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। सतर्क पार्क जो है ये महाराष्ट्र के द्वारा जो है यह किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के CM बने हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र सरकार जो है ना गाय हत्या पर जो है ना क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध जो है वहाँ जो है गाय हत्या पर जो है प्रतिबंध जो है वो भी लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बधवन बंदरगाह की आधारशिला भी कहाँ रखा गया है? ये भी महाराष्ट्र में रखा गया है। बधवन भी कहाँ रखा गया है? महाराष्ट्र में ही रखा गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 7वें क्रम का हुआ, इसमें भी अग्रणी राज्य कौन आ जाएगा? ये भी महाराष्ट्र ही जो अग्रणी राज्य जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है? ये MP में किया है। कहाँ किया है? MP में किया है। और MP के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये मोहन प्रसाद यादव जो है MP के मुख्यमंत्री जो हैं वो हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, काजिन अभ्यास जो है किस किस देश के बीच होता है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है, भारत और कजाकिस्तान के बाद काजिन अभ्यास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में ISSF द्वारा जो है यांगजी इनको महिला एथलीट
एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये घोषित किया, और का संबंध किससे हो जाएगा? ये कोरिया से हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, साउथ कोरिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। मुद्रा इसका क्या हो जाएगा? वॉन जो है यहाँ की मुद्रा जो है हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान जो ओलंपिक हुआ है 33 में कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। इसमें ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? ये अभिनव बिंद्रा बने थे, और मशाल वाहक भी कौन बने थे? अभिनव बिंद्रा भी, मशाल वाहक भी बने थे, और इनको ओलंपिक ऑर्डर ऑफ द सम्मान जो है भारत के पाने वाले ओलंपिक के कौन हो जाएंगे? अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, हाँ पहले हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा, हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक माउंटेन्स मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध जो है किस व्यक्ति से हो जाएगा? ये रंजीत सिंह से हो जाएगा। MK रंजीत सिंह जो इनको माउंटेन मेमल्स ऑफ द वर्ल्ड का इसका संबंधित ये हो जाएंगे, रंजीत सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा, सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? ये बिल गेट्स की जो आत्मकथा क्या आ जाएगी? सोर्स कोड हो जाएगी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी आत्मकथा है? सैम पित्रोदा, बहुत ही चर्चित नेता है सैम पित्रोदा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये क्या हो जाएंगे? इसके आत्मकथा TN सेशन से संबंधित, TN सेशन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कालिदास सम्मान पुरस्कार से किसे चुना गया है? ये रघुवीर भट्ट को चुना गया है। रघुपति भट्ट को जो है कालिदास सम्मान जो है किसको दिया गया है? रघुपति भट्ट को। रघुपति भट्ट को यह जो है कालिदास सम्मान जो है वो दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, किशोर कुमार सम्मान जो है किसको दिया गया है? ये राजकुमार हिरानी को जो है किशोर कुमार सम्मान दिया गया है, और कालिदास अवार्ड जो दिया गया है रघुपति भट्ट को। फिर से बोल देते हैं, रघुपति भट्ट जो है इसको कालिदास सम्मान दिया गया, और किशोर कुमार का सम्मान जो है ये राजकुमार हिरानी को दिया गया, राजकुमार हिरानी को दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो दिया गया इस बार कितने क्रम का दिया गया है? 70वें क्रम का। क्या बात है वकील साहब, बहुत दिनों के बाद आए लेकिन जलवा हुई है आपका। 70वें क्रम का दिया है, और किसको दिया गया? ये मिथुन दास यानी मिथुन चक्रवर्ती को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 70 हाँ। चलिए बलंडर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिस इंडिया 2024 से किसको दिया गया? ये निकिता पंसवाल को जो है मिस इंडिया का सम्मान जो है यह दिया गया है। बताइएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत कौन सा मैसूर युद्ध खत्म हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो खत्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ऋतु संहार के लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी, कुमार संभवम के भी कालिदास जो है यह इसके लेखक जो है हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो करंट अफेयर था उसको पूरे तरीके से सुहा कर दिया गया है। अब उसके बाद जो है जो कि SPD का बुक से SPD का जो है करंट SPD जो है रेलवे सामान्य अध्ययन जो है उसका पहला पेज, उसका जो एक पेज दिया था उसको स्टार्ट करते हैं, जो कि सेट नंबर 601 होने वाला। तो बताइएगा कि 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल जो कौन बने थे? वारन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है, बताइए घाघरा नदी जो है ना किस हिमालय से निकलती है? ये नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? घाघरा नदी निकलती है। आगे बताइएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799। क्या बात, चलिए बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने जो है ना कहाँ पर शासन किए थे? ये अवध पर शासन किए थे, वही पड़ता है अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 29 का संबंध जो है किसके हित के संरक्षण करता है? ये अल्पसंख्यक के वर्ग का जो है इसके हितों का संरक्षण जो कौन करता है? ये अनुच्छेद 29 जो इसके द्वारा किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस में किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में किया गया है। कोई दिक्कत सर जी? मनीष जी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ब्लड में अगर द्रव का भाग होगा उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा जो है यह कहा जाता है। प्लाज्मा सूखा भी रह सकता है, उसमें पानी मिला देगा तो वो ब्लड के यानी द्रव के रूप में भी उसको रखा जो है वो संचित करके भी रखा जा सकता है। उसको हाँ सूखा करके रख सकते हैं, बाद में चढ़ा भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ना किस राज्य में हो जाएगा? ये बिहार के ही भागलपुर में स्थित हो जाएगा। बताइए कुतुब मीनार के 5वें तल्ले का निर्माण जो किसके शासनकाल में किया गया था? ये FST के शासनकाल में जो किया गया है। मैच नहीं आ रहा है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सांची में जो है ना इसको कब जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? 1989 में। 1989 में इसको जो है शामिल जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये 19 नवंबर को। और पुरुष दिवस भी
19 नवंबर को शौचालय दिवस भी समझ सकते हैं, पुरुष शौचालय के समान है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में जो है यह दिया जाता है, प्रभा वर्मा को दिया गया अभी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अवध किसान सभा की स्थापना जो है कब किया गया था? 1920 में। वो सिर्फ किसान सभा हो जाएगा, अवध किसान सभा 1920 में। इसलिए कहते हैं विनोद बाबू ध्यान दिया कीजिए, हम बोलते हैं 20, आप सुनते हैं 21। आप परीक्षा मारिएगा 22, रिजल्ट आएगा 22.5। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने विधि सूत्रों का उल्लेख किया? ये 4 को, यानी अर्थशास्त्र में कौटिल्य के द्वारा जो है 4 विधि सूत्रों का जो है वह उल्लेख जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उसको स्क्रीनशॉट मार के भेजे थे कि क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, बताइएगा। मुनेश्वर मंदिर जो है ना किस देश में स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? श्रीलंका में स्थित हो जाएगा, समझ सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नागानंद जो है ना किसकी रचना हो जाएगी? ये हर्षवर्धन की रचना जो है, ये नागानंद की रचना कौन किया था? हर्षवर्धन के द्वारा जो है यह किया गया था। आगे बता दीजिए, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला नदी जो है ना, ये कौन सी नदी बेसिन हो जाएगा? गंगा नदी बेसिन जो है वह हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि जड़त्व को जो है ना किसके द्वारा मापा जाता है? ये द्रव्यमान के द्वारा जो है यह मापा जाता है। 70 ना चिंतित होइए गुरुजी, 2 है तो आप दोनों भी लिया जाएगा बारी बारी से। आप यूं ही बीच में हताश हो जाएगा तो पूरा मैच अंत तक कौन देखेगा, सब बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि राजा मानसिंह तोमर ने जो है ना किस पे शासन किया था? ये ग्वालियर पे शासन किया था। कहाँ शासन किया था? ग्वालियर पे शासन किया था। आगे बताइएगा, पक्के बांध अभ्यारण्य जो है कहाँ खोला गया? ये अरुणाचल प्रदेश में रखा गया। अब उल्टा पुल्टा दीजिएगा तो हम क्या ही बोल सकते हैं इसमें। वकील साहब का डील कर रहे हैं, वकील साहब नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब जो है मॉडल सेट जो कि एसपीडी का विज्ञान हो जाएगा और उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, साइंस स्पेशली विशेष फोकस किया जाएगा क्योंकि साइंस को आप पकड़ सकते हैं लेकिन जो है आप जीके जीएस को जो है पकड़ जो है वो नहीं सकते, इसलिए पकड़ने की बात करते हैं। तो बताइएगा कि अंतरिक्ष यान से जो है ना अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बताइएगा कि प्रकाश वर्ष जो है ना यह एक प्रकार क्या है? खगोलीय दूरी मात्रक जो क्या जाएगा? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब। चलिए हीटर का तार जो है किसका बना होता है? ये नाइक्रोम का बना होता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर हो जाएगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को कौन सी तरंग कहते हैं? पराश्रव्य तरंग, जिसको आदमी जो है वो नहीं सुन सकता है। चलिए आगे बता दीजिए, एक्स किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोंटगन के द्वारा जो है वो खोज किया गया था। परावैंगनिक किरण की खोज किस द्वारा किया गया था? ये रीटर के द्वारा किया गया था। चलिए किसके द्वारा खोजा गया था? रीटर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? गैस में। और इससे हल्का अधिक किस में होती है? द्रव में। और सबसे अधिक हो जाएगी तो ठोस में। इसको सजाने के लिए दे देता तो याद रखा कि ये सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। सबसे अधिक हो जाएगा तो ठोस में, सबसे अधिक हो जाएगा तो ठोस में, उससे हल्का कम हो जाएगा तो द्रव में, और उससे पूरा कम हो जाएगा तो किस में हो जाएगा? गैस में। इसको क्रम में सजा भी सकते हैं, सबसे कम ठोस गैस में, उससे हल्का अधिक हो जाएगा द्रव में, और सबसे अधिक हो जाएगा तो ठोस में हो जाएगा। क्या बात है, मैं तो आइए। चलिए एक नयन तरस गई आपको देखते देखते, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ेगा। एसी को डीसी जो है ना किसके द्वारा बोला जाता है? ये दृष्टकारी, उसी को रेक्टिफायर भी कहा था। हिंदी माध्यम में दृष्टकारी, अंग्रेजी माध्यम में रेक्टिफायर भी बोला जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि सरौता और नींबू निचोड़ने वाला मशीन किस श्रेणी का जाएगा? ये दूसरे श्रेणी का उत्तोलक जो हो जाएगा। कभी नींबू जो निचोड़ता है, जो शरबत बनाते थे, पूछेगा आप किस श्रेणी का उपयोग कर रहे हैं तो आपका मुंह देखेगा, वो बताएगा, आपका मुंह देखेगा, समझ रहे हैं ना। ये बोलना चाह रहे थे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर आती है तो आपका भार क्या हो जाएगा? आभासी भार जो है, घटा हुआ प्रतीक जो है वो लगता है। बताइएगा अपेक्षिक घनत्व जो है ना किस यंत्र से मापा जाता है? ये हाइड्रोमीटर से। और आर्द्रता हो जाएगा तो हाइग्रो आर्द्रता और घनत्व हो जाएगा तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बता दीजिए, क्वेश्चन है कि जब केश नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ये पारा का सतह से उभरा हुआ प्रतीत जो है यह केश नली होता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट जो है किस बल के कारण आपस में चिपक जाता है? ये आसंजक बल, यानी दोनों अलग अलग क्रम का फिर भी क्या होता है? चिपक जाता है। यानी विपरीत श्रेणी के होने के साथ साथ भी चिपक जाना जो है ये आसंजक कहलाता है। और समान श्रेणी में चिपक जाएगा तो स्वसंजक बल जो है, समझ रहे हैं ना। आपस में सट रहा है दोनों, अगर एक कंपनी का है तो
कौन हो जाएगा, स्वसंजक, और विपरीत परिस्थिति में सटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये आसंजक बल हो जाएगा। बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये डायनामो जो है यांत्रिक टू विद्युत में कन्वर्ट जो है वो करता है। चलिए आगे बता दीजिए, गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वो लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है, इसके कारण लोलक जो क्या होता है, सुस्त जो है, लोलक की घड़ी जो है वो सुस्त जो है वो हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा मीटर हो जाएगा, ये फेदोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है, कितने डिग्री सेल्सियस की वायु में, ये 30 डिग्री सेल्सियस की आर्द्र वायु जो रहेगी ना, इसमें ध्वनि जो है ये उच्च वेग से जो है ये गमन करेगी। आगे बताएगा प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और जो वक्ता होते हैं इसके बीच का जो है ये 17 मीटर जो है या 16.7 मीटर जो है यह होना चाहिए। बताइए पारा किस ताप पर जम जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या होता है, जम जाता है। कभी जमा के तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन जम जाता है, याद रखा कीजिए, ठीक है ना। आगे बताएगा अल्कोहल किस ताप पर जम जाता है, ये -115 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, पारा छोटा वाला है तो ये कितना 39 वाला पर अल्कोहल बड़ा वर्ड है तो -115 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। बताइए वायुमंडल जो है ना किस विधि द्वारा गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा जो है गर्म होता है। बताइए ठोस में उष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है, ये चालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, बता दीजिए क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर किस जो विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है उसमें कौन सा किरण का उपयोग किया जाता है, गामा किरण, और इसका खोज किस द्वारा किया गया था, ये पॉल विलार्ड के द्वारा खोज किया गया था। चलिए आगे बताएगा कि तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बर्नौली, यानी जो भी स्पिन बॉलर जो होता है जो गेंद स्पिन करता है वही बर्नौली के थ्योरम पर आधारित है। जो हवा में गेंद गिरते मात्र स्विंग कर जाता है वही बर्नौली के थ्योरम पर यह आधारित है, और जो क्विक मारता है और तेजी से क्या करते हैं बॉल जाते हुए घूमते रहता है वो भी बर्नौली के थ्योरम को ही फॉलो करता है। ये भी पूछ सकता है या आपसे ये पूछेगा कि स्पिनर जो है जो गेंद फेंकते हैं उसका गेंद जो स्पिन करता है गिरने के बाद टर्न कर जाता है वो भी बर्नौली के थ्योरम को पालन करता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हमारा सूर्य जो है यह एक प्रकार का क्या है, तारा, एक प्रकार का तारा है और सौर परिवार का ये मुखिया जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देगा, और सौर परिवार का मुखिया होगा यह बात जो है सबसे पहले केपलर के द्वारा जो है प्रथम नियम में बताया था, केपलर के प्रथम नियम में बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत सेल जो है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नाम से यह स्पष्ट है प्रकाश विद्युत सेल, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की ओर जो है कन्वर्ट जो है वो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है किस तंतु का बना होता है, टंगस्टन का, और उसका संकेत क्या होता है W, और इसका गलनांक पूछे तो 3500 डिग्री सेल्सियस या 3380 डिग्री सेल्सियस इसको लेके चल सकते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जिस गैलेक्सी में सौर मंडल होता है उस गैलेक्सी का नाम क्या हो जाएगा, मिल्की वे बोलिए या उसी को आकाश गंगा भी बोला जाता है, मिल्की वे या आकाश गंगा दोनों क्या हो जाएगा, उसी का नाम हो जाएगा। बताइएगा पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर पेरिस्कोप जो है वो सिद्धांत, यानी उस पर उसी सिद्धांत पर पेरिस्कोप काम करता है। और इंद्रधनुष का भी निर्माण जो हो जाएगा तो ये बहुत सारे परिवर्तनों को फॉलो करता है, ये परिवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इंद्रधनुष जो है ये सारे नियमों को फॉलो करके यह बनता है, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, और ये हमेशा सुबह या शाम के समय में क्या करते हैं, तो ढलते हुए सूरज के साथ या उगते हुए सूरज के साथ बन सकता है, दोपहर में इसकी स्थिति नगण्य मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दंत चिकित्सा जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं, ये अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दंत चिकित्सा के द्वारा जो है वो किया जाता है। और गाड़ी के हेडलाइट से तो बोलते बोलते मुंह दुखा गया होगा, सुनते सुनते भी गाड़ी के हेडलाइट में सिस्टम में जो अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो जो अब इसके बाद सीरीज चलते आ रहा है लूसेंट का जो कि बेस है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है, और इसमें जो है टॉपिक नंबर 46 जो कि 1857 क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री चलते आ रहा है, इसको स्टार्ट जो है वो किया जा रहा है। बता दीजिएगा क्या है विनोद बाबू, कोई बात नहीं, अब स्टार्ट हो गया तो उसके बीच में रोक ही नहीं सकते ना, स्टार्ट कर देते हैं। साइंस भी आपको अंतिम में उसी तरीके से मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 की महान क्रांति जो है यह कब स्टार्ट हुई थी, ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। बताइएगा इसमें जो है ना किस राइफल के जगह आपको जो है एनफील्ड राइफल का उपयोग किया गया था, ये आपको ब्राउन बेस नामक
राइफल था और इसके जगह पे 1846 में ही जो है ब्राउन बेस को हटा के जो है एनफील्ड राइफल का उपयोग जो है वो स्टार्ट किया गया था। इसलिए जो है उसमें इसका विरोध किया गया था और इसी में गाय और शुगर की चर्बी मिले होने का आशंका था और उसको मुंह से खींच के कारतूस में जो है लोड करना पड़ता था। इसलिए जो है यह विद्रोह जो है यूपी के मेरठ से 10 मई 1857 को यह जो है उठा था। चलिए आगे बढ़िएगा। जिस यह मेरठ से उठा था तो यह जो है किस बटालियन के द्वारा उठाया गया था विद्रोह? ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगर कहीं शॉर्टकट में NI देखने को मिल जाए तो क्या हो जाएगा? ये नेटिव इन्फेंट्री। और BNI हो जाएगा ना तो वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाता है। सिर्फ अगर NI हो जाएगा तो नेटिव इन्फेंट्री और BNI लिख जाएगा तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये 20वीं रेजिमेंट से उठाया गया था और मंगल पांडे इसमें विद्रोह किए। सबसे पहले उनको फांसी पर लटका दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को लटका दिया गया था और वही लटकने से पहले जो हल्ला बोल का नारा दिए थे। और मंगल पांडे का संबंध जो है विनोद बाबू 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट से जो है यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के समय जो है 1857 के समय जो है आपको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? ये पामस्टन हो जाएंगे। और पामस्टन किस पार्टी से थे उस समय? या लिबरल पार्टी से थे। और उस समय आपको जो भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय भारत के वायसराय हो जाएंगे। कोई दिक्कत क्यों बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 में इस विद्रोह जो हुआ था इसको इसमें सेना को फिर से एक गठन करने के लिए किस आयोग का स्थापना किया गया था? पील आयोग का जो है स्थापना जो है यह किया गया था। और इसमें बंगाल और यूरोपियों के सैनिकों का अनुपात जो है कितना रखा गया था? 1:2 रखा गया था। और मुंबई और मद्रास का जो है 2:5, 1, 2 और 2, 5 जो है यह रखा गया था। चलिए 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों का मत है। वो मत ही जो है कभी आपको बता देता है। तो बताइएगा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बात कौन बोले थे? डी सावरकर के द्वारा बोला गया था। और यह राष्ट्रीय विद्रोह था तो ये इजरायली। और इसी में पूर्णतः लगा देगा तो लॉरेंस और सीले। पूर्णतः जहां लग गया यह पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह है, यह सिपाही विद्रोह है तो क्या जाएगा? लॉरेंस और सीले। लॉरेंस और सीले। और सिर्फ सिपाही विद्रोह रहेगा तो इजरायली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये आउटड्रम और टेलर के द्वारा जो यह बोला गया था। आउटड्रम और टेलर के द्वारा बोला गया था। देखिए इसमें बांटने का काम कौन करता है? ये दर्जी जो है कपड़ा को बांटने का काम करता था। आउटड्रम और टेलर के द्वारा। इससे हम याद रखे हुए, बाकी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बता दीजिएगा बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यह TR होम्स के द्वारा बोला गया था। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये ER रिज के द्वारा जो है LER रिज के द्वारा बोला गया था। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 1857 में जो है लड़ाकू जाति किस किस जाति को घोषित किया गया था? ये सिख, गोरखा और पठान। ठीक है, सिख, गोरखा और पठान जो है ये सब BPSC शिक्षा के भर्ती में पढ़ा हुआ था। सिख, गोरखा और पठान जो है इसमें लड़ाकू जाति जो है इसको घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और गैर लड़ाकू में हो जाएंगे तो बिहार, अवध जो है ये सब जो है गैर लड़ाकू, ये सब उसका सपोर्ट जो है नहीं किए थे। बताइए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में उस समय ऊंचा से ऊंचा पोस्ट पाने वाले को सूबेदार कहा जाता था। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और कहाँ से कौन लड़े थे और कौन दबा रहे थे। मतलब होता है उठाने वाला होता है दबाने वाला। तो उठाने वाला भी याद करना है और दबाने वाले को भी याद करना है। तो दबाने वाला ज़्यादा पूछता है, उठाने वाले को कम पूछता है। तो बताइएगा विनोद बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? आपको उठाने वाला पूछेंगे तो बताइएगा दिल्ली से जो है ना यह जो है आप इसको उठाने वाले कौन जाएंगे? ये दिल्ली से ये आपको बहादुर शाह जफर और बख्त का हो जाएंगे। और दबाने वाले हो जाएंगे तो निकलसन मारा गया था। उसके बाद कौन आया था? हडसन आया था। निकलसन के मारे जाने के बाद जो है हडसन, निकलसन निकल गया उसके बाद हडसन आया था। ऐसा बाबा का कहना है। अगला क्वेश्चन है कानपुर से कौन लड़ रहे थे? नाना सुल्तान, नाना साहब, टीपू सुल्तान है। नाना साहब जो कहाँ से लड़ रहे थे? कानपुर से लड़ रहे थे। और इसमें जो है कानपुर से दबाने वाले कौन हो जाएंगे? कैंपबेल हो जाएंगे। क से कानपुर, क से कैंपबेल हो जाएगा। झांसी से कौन हो जाएंगे? रानी लक्ष्मीबाई। और दबाने वाले कौन हो जाएंगे? ये ह्यूरोज हो जाएंगे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। BPSSC और BPSC द्वारा जो है ना ये खासकर जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। कोई दिक्कत विनोद बाबू? अगला क्वेश्चन हो जाएगा फतेहपुर से लड़ने वाले कौन हो जाएंगे? अजीमुल्ला। और फैजाबाद से हो जाएंगे तो ये आप सब में उल्ले उल्ले बोल रहे हैं। फतेहपुर से अजीमुल्ला और फैजाबाद से अहमदुल्ला। फैजाबाद से अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बरेली से कौन हो जाएंगे? खान बहादुर खां। बरेली से कौन हो जाएंगे? खान बहादुर खां। और एक महिला लड़ी थी, वो कहाँ से लड़ी थी? लखनऊ से। लखनऊ से भी लड़ी थी, उसका नाम था बेगम
हजरत महल और बेगम हजरत महल का, हाँ जी, ये मुस्लिम महिला लड़ी थी इसलिए बोल रहे हैं। ये मुस्लिम महिला जो है ना, ये झांसी से नहीं, ये आप बेगम कहाँ से लड़ी थी, ये आपको जो लड़ी थी लखनऊ से लगी थी बेगम हजरत महल, और इसका वास्तविक नाम क्या हो जाएगा, मोहम्मदी खातून। बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून हो जाएगा। बताइएगा बेगम हजरत महल की जन्म कब हुई थी? वाह रमेश बाबू, क्या बात है। 1820 में जो है बेगम हजरत महल का, देख रहे हैं ना, बेगम हजरत महल का जन्म हुआ था और उसकी मृत्यु हुई कब हुई थी? 1879 में। 1879 में जो है, 1857 या 1879 में उसको जो है नेपाल के काठमांडू में जो है दफना दिया गया था, जामा मस्जिद में उसको दफना दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस द्वारा किया गया था? दादा भाई नेहरू जी द्वारा। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नेहरू जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बताइए, बंगाल विभाजन जो है ना, इसका निर्णय घोषणा कब किया गया था? ये 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को जो पूरे बिहार बंगाल में जिसको लागू कर दिया गया था। और इसी के विरोध में जो कौन सा दिवस मनाया गया था? रक्षाबंधन। ये इसी के विरोध में जो है ना, आपको पहला तो स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट किया गया था, और इसी के विरोध में राखी दिवस, और उसके बाद रक्षाबंधन दिवस, और नारा लगाया गया था वंदे मातरम, हिंदू मुस्लिम एक है, बिहार बंगाल एक हो, ऐसा नारा जो है यह लगाया गया था स्वदेशी आंदोलन के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन जी, स्वदेशी आंदोलन से साथ में स्टार्ट हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो है ना, कृष्ण कुमार मित्र के पत्रिका में जो उसको सबसे पहले जो है संजीवनी में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते जो कि लुसेंट सामान्य ज्ञान के भूगोल को जो स्टार्ट किया जा रहा है, तो बता दिए इसमें जो है ना, आज वन की आवरणों को चर्चा करते हैं। तो बताइएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन जो है, इसमें वर्षा जो है ना कितना से कितना सेंटीमीटर में के बीच मिलता है? ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती, यानी आर्द्र है, थोड़ा सा आर्द्र है, इसलिए 100 से लेकर 200 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताया कि उष्णकटिबंधीय शुष्क हो जाएगा, यानी आर्द्र नहीं है, शुष्क हो जाएगा। तो ये 70 से 100, यानी शुष्क मतलब थोड़ा सूख रहा है, 70 से लेके 100 तक हो जाएगा। आगे बताया अगला क्वेश्चन है कि पूरे अब उष्णकटिबंधीय हो जाएगा तो ये 50 सेंटीमीटर तक जो क्या होती है, वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा कि शुष्क उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढालों पर जो है ना, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? ये वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वनस्पति। शुष्क वाले ढलानों पर जो क्या पाई जाती है? वनस्पति जो है वो पाई जाती है। कोई दिक्कत है ना, हंसिए ना कुछ। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे क्या क्या पाए जाते हैं? उसी में मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं, मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मैंग्रोव वन में जो है ना, यह कितना किलोमीटर क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन फैला हुआ है? ये 6740 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में जो है ये मैंग्रोव वन जो है फैला हुआ है। और पूरे विश्व का 7% मैंग्रोव वन जो है यही आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है और पश्चिम के सुंदरवन डेल्टा में जो है इसको जो है यह फैला हुआ है। जी 6740, जो कि पूरे विश्व का 7% जो है ये भारत में पड़ता है, जो कि अंडमान निकोबार से लेकर पश्चिमी के सुंदरवन डेल्टा तक जो है वो फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लक्षद्वीप का वन क्षेत्र जो है ना वो 0 हो जाएगा, जबकि अंडमान और निकोबार में 1% कितना हो जाएगा? ये 86.93%, मतलब लगभग जो है 87% जो है कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप में 1% कितना है? 0 है। कुछ लक्षद्वीप में 0% है और अंडमान निकोबार में लगभग 87% हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग पर वन होना चाहिए? 33% भाग पर जो है वन होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से जो है ना, आप बैलेंस बनाए रखने के लिए जो है 33% भागों पे वन का होना जरूरी है, नहीं तो बाल उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सबसे पहले क्या उड़ेगा? बाल उड़ना आपको स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत सरकार ने पूरे देश में वन संरक्षण नीति जो है ना, इसको कब घोषणा किया था? ये 1952 में घोषणा किया था, लेकिन संशोधित करके इसको लागू जो कब कर दिया था? 1988 में जो इसको लागू कर दिया था। यानी 52 में घोषणा किया था और इसको संशोधित करके 1988 में जो है वो लागू कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। विनोद जी कोई दिक्कत है ना आपको? बीच बीच में मुँह मत मारा कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
कि वन नीति का मुख्य उद्देश्य जो है पूरे देश में कितना % भाग पर वन लगाना हो जाएगा, तो 33%। वन नीति के अंतर्गत जो है पूरे देश में कितना % भाग पे वन लगाना जरूरी है, 33% भाग पे वन लगाना जरूरी है, ताकि पर्यावरण जो है वो संतुलित जो है वो बना रहे। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगे, ताकि पर्यावरण भी संतुलन रहे। उसके बाद जो है मृदा अपरदन जो है यह जो है कम, यानी मिट्टी का कटाव जो है वन लगाने से क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो इमारतों जो घर जो बनता है उसमें लकड़ी का भी जो है अधिक मात्रा में जो है आप उत्पादन करके उसको दे सकते हैं। साथ ही फर्नीचर का उपयोग संसाधन में, ईंधन में, सभी उपयोग में जो है वन लगा के कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये सभी वन नीति का हो जाएगा। और वन नीति को घोषणा कब किया गया था निक्की जी, 1900 मार के पूरा देंगे 1952 में घोषणा किया गया था। लागू कब कर दिया था 1988 में। यह जो है यही सब क्वेश्चन पूछेगा, घोषणा कब किया गया, ऑप्शन में देगा 88 या 52, मारिए उसका फंसिएगा रावण में, ठीक है ना। 1952 में आपको घोषणा किया गया था और 88 में लागू जो है वो कर दिया गया था। कोई दिक्कत आर्मी साहब? अब जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि भारतीय संविधान हो जाएगा, और जो कि इसमें जीएसटी का वर्णन उल्लेख जो है वो किया गया है। तो बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 2016 में जो है कैमा संविधान संशोधन करके जीएसटी को जो है लागू कर दिया गया था। यह 101वां संविधान संशोधन करके 2016 में इसको जो है लागू कर दिया गया था। और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी वस्तु और सेवा विनिमय कर रहे हैं, वस्तु और सेवा कर हो जाएगा, ठीक है ना। सेवा कर, सेवा समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वस्तु और सेवा कर के सुगमता को प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सहयोग के संशोधन के अंतर्गत जो है वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना करके एक नया संविधान संशोधन किया गया था। अनुच्छेद यह इसमें कितना जोड़ा गया था, 279 का 1, मतलब वस्तु और सेवा कर का परिषद जो है, जीएसटी परिषद उसी को बोलिए, या वस्तु और सेवा कर का परिषद जो है 279 का 1 में इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को जो है राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये 15 सितंबर को, परिषद की स्थापना 15 सितंबर 2016 को जो है जीएसटी परिषद को द्वारा जो है जीएसटी परिषद की स्थापना जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा उत्पाद और सेवा ये सब जीएसटी योग्य है कि नहीं है, ये सब जीएसटी योग्य हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक निकाय है और इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति हो जाएगा 338 और जनजाति हो जाएगा 338 का 1 में इसका जो गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अनुसूचित आयोग जो है, यानी आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कब अस्तित्व में आया था। ये तो ये 2004 में आया था, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जो है यह 2004 में जो है ये अस्तित्व में जो है यह आया था। और इसी आयोग के द्वारा जो है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य का जो है यह स्थापना किया गया था। सभी का कार्यकाल जो है ये 3 वर्षों का जो है वह होता था। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वही हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 हो जाएगा और अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा तो 338 का 1 हो जाएगा। और इसके लिए संविधान संशोधन जो हुआ था ये 89वां संविधान संशोधन 2003 में जिसको किया गया था और इसको जो है 2004 में जिसको प्रभावी रूप से लागू जो है वो कर दिया गया था। इसके तहत भी वही होता था, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 गो अन्य सदस्य। इस प्रकार आपको NC-SC में था उसी प्रकार NC-ST में कर दिया गया था, यानी NC-SC में भी 338 में किया गया था, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 गो अन्य सदस्य। समझ रहे हैं राजीव जी ना। ठीक उसी प्रकार NC-ST यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट ट्राइब में भी जो है 338 के A में इसको ऐड किया गया था और इसमें भी जो है आपको है कि ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और बाकी 3 गो अन्य सदस्य जो है वो कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं आपको अपने वर्ग में, जो पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जो कि इसको जो है 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है ऐड किया गया था और जो कि यह जो है 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया था। लेकिन संविधान संशोधन वो पूछेगा तो 2018 में 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है ऐड किया गया था। अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा आपको रसायन विज्ञान, फिजिक्स। पहले फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बता दीजिएगा कौन तरंग है, अपरगामी तरंग।
बता दीजिएगा कि उत्पन्न ऑर्गन नली एक प्रकार का पाइप है जो ध्वनि की उत्पत्ति वायु के साथ कंपन करती है, और इसमें आवृत्ति वाला फार्मूला क्या होता है? ये ध्वनि का वेग बटे ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, यानी v बाई लेमडा जो है, यानी n बराबर v बाई लेमडा जो है, यह इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। ऑर्गन नली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक खुला ऑर्गन पाइप और एक होता है बंद ऑर्गन पाइप होता है। तो बताएगा जिसमें दोनों सिरे खुले होते हैं उसको कौन सा ऑर्गन पाइप कहते हैं? खुला ऑर्गन पाइप कहते हैं। और जिसमें एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला रहता है उसको बंद जो है ऑर्गन पाइप जो है वो कहा जाता है। तो बंद सिरे वाले जो है यह नोड पर खुलते हैं, और खुला वाला जो है वो एंटी नोड पर जो है वो खुद इसका निर्माण होता है। आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी ध्वनि स्रोत के बीच श्रोता के बीच अपेक्षित गति जो है यह श्रोता की ध्वनि आवृत्ति और उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई दो, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसकी आवृत्ति, हम जो बोल रहे हैं उसकी आवृत्ति और जो आप सुन रहे हैं उसकी आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति अलग हो जाए, इसको कौन सा प्रभाव कहते हैं? डॉपलर प्रभाव जो है, या इसे कहा जाए डॉपलर प्रभाव जो है वो कहा जाता है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश की रंग जो है बैगनी की ओर विस्थापित होगी, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाला प्रकाश जो है वो लाल की ओर विस्थापित जो है यह होगा। हाँ, तो अगर दूर वाला हो नज़दीक वाला आ जाएगा तो बैगनी, और दूर वाला आ जाएगा तो लाल हो जाएगा। चलिए इसके बाद बता दीजिएगा किसी माध्यम में किसी पिंड का चाल था, उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के चाल के अनुपात को कौन सी संख्या कहते हैं? मैक संख्या। यानी एक प्रकार की ध्वनि की चाल और आपको जो है पिंड की चाल के अनुपात को कौन सा संख्या कहते हैं? मैक संख्या। और इसमें जो है ना आपको पराध्वनि परिध्वनि आपको बात जो है सुपरध्वनिक की सभी जो है ना अध्वनिक के पिंड में मैक की चाल की संख्या पूछती है। तो बताइएगा कि अध्वनिक चाल में मैक की संख्या कितना से कम होती है? एक से कम हो जाएगी। उसके बाद ध्वनिक पिंड हो जाएगा, इसमें जो है वो एक के बराबर होती है। अध्वनिक में एक से कम हो जाएगी और ध्वनिक पिंड हो जाएगा तो एक के बराबर हो जाएगी, और पराध्वनिक हो जाएगा तो एक से अधिक। मैक संख्या का मान एक से अधिक हो जाएगा। और उसके बाद अति पराध्वनिक हो जाएगा तो 5 से अधिक हो जाएगा, 5 से अधिक हो जाएगा। क्या बात है, 5 से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब स्टार्ट है ऊष्मा। तो बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि वह ऊर्जा जो वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल ताप के कारण स्थानांतरित होती है और उसमें निहित वस्तु को उसमें द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा जो है यह कहा जाता है। ऊष्मा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हीट जो है यह कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि एक BTU में कितनी कैलोरी ऊष्मा होती है? ये 252 कैलोरी ऊष्मा होती है। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.816 जूल। 4 यानी 4186 याद रखिए, 4.186 जूल जो है यह एक कैलोरी में होती है। और एक किलो कैलोरी में कितना होती है? 4146 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। चलिए 4186 4186। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सेल्सियस पैमाना का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया था? ये सेल्सियस के द्वारा ही किया गया था। और फ़ारेनहाइट पैमाना का भी फ़ारेनहाइट के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पर जो है ना हिमांक जो है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के जो है यह बराबर होता है। और भाप बिंदु हो जाएगा तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 180 बराबर भागों में बांटा गया है। इसलिए इसका फॉर्मूला भी हो जाता है C-0/100। इसको रोमर तक लेके चलिएगा तो C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80। उसके बाद बराबर K-273/100 जो है इसका मान रखा जाता है। और 0 केल्विन अगर पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? ये -273.15। अगर केल्विन से 0 में आइए, 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो +273 जोड़ दीजिए, और वापस आना है तो -273 उसमें ऐड कर दीजिए। -273 घटाइए ज़्यादा हो जाएगा, -273 के ऐड कर लेना उसमें, समझ रहे हैं ना। चलिए 273.16 डिग्री केल्विन को ही 0 डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। अब जो स्टार्ट किया जाए जो कि केमिस्ट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए बताइए, गोबर गैस देखे हैं? उससे पहले लोग बल्ब जलाता था ट्यूबलाइट वाला, गोबर गैस वाला, और सिरिंज के नीडल में लगा के उसमें रोशनी बढ़ाता था। तो बताइए गोबर गैस जो है किसके मल से निर्माण होता है? ये बस गाय नहीं, पशुओं के मल से जो है गोबर गैस का जो है यह निर्माण होता है। और इसमें ज्वलनशील होने के बाद कौन सी गैस का निर्माण होता है? मीथेन गैस का निर्माण होता है। क्या बात है वकील साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बनाते हैं घर पे की। ये मीथेन गैस हो जाएगा और उसका सूत्र क्या हो जाता है? CH4 हो जाएगा। देखिए सिर्फ पशुओं का मल मूत्र से नहीं, ये सड़े गले हुए कच्चे पदार्थों से उसको जो है हो सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CO प्लस N2 जो है ये प्रोड्यूसर गैस का सूत्र हो जाएगा। और जल गैस का सूत्र क्या हो जाएगा? CO प्लस H2 हो जाएगा। और जल गैस के भाप को क्या कहते हैं? अंगार गैस भी कहते हैं। जल गैस का जो भाप होता है उसको कौन सा गैस कहते हैं? अंगार गैस भी कहा जाता है। और इसका ऊष्मीय मान जो है ना कितना किलो कैलोरी प्रति किलो होता है? ये 2500 से लेके 2800 किलो कैलोरी प्रति किलो जो है होता है। यानी भाप यानी अंगार गैस का जो है ये 2500 से लेके 2800 किलो कैलोरी प्रति किलो होता है। कोई दिक्कत सुधीर जी? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कोल गैस जो होता है इसमें बताइए, इसमें कोयले के भंजन से आसमन बनाया जाता है। और इसमें जो है ना रंगहीन तीक्ष्ण गैस वाली गैस होती है और यह वायु के साथ जो है यह विस्फोटक मिश्रण बना लेती है। इसमें जो है ना कितना परसेंट CO2 होता है कोल गैस में? 3%। CO2 हो जाएगा तो ये 3% होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि ईंधन का ऊष्मीय मान जो है ना उसका कौन निर्धारण करता है? उसका कोटि जो है ईंधन का ऊष्मीय मान जो है उसी को दिखाता है किस तरह किस कोटि का या कोयला जो है या किस प्रकार का ईंधन है। किस उच्च कोटि का है तो अच्छा ईंधन है, निम्न कोटि का है वो खराब ईंधन में उसका निर्माण मान किया जाता है। बताइएगा जब अल्कोहल में पेट्रोल मिला दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पावर अल्कोहल कहा जाता है। और इसी को जो है ना PH अल्कोहल भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? पावर वाला कहा जाता है। और जाइएगा ना पेट्रोल पंप पे तेल भराने के लिए तो पावर वाला की जगह भरने के लिए उसका दाम 2-3 रुपया ज़्यादा रहता है, 4 रुपया। क्या बात हाजीपुर वाले 4 रुपया जो है वो उसका, यानी बोल दिया पावर वाला डाल दीजिए तो 4 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो चाँप देता है। उसी में जो है ना अल्कोहल में जब पेट्रोल मिलाया जाता है तो पावर अल्कोहल का जो है वो निर्माण हो जाता है। और यह पावर अल्कोहल जो है एक प्रकार का ऊर्जा का कैसा स्रोत है? वैकल्पिक स्रोत है। मतलब आप इसको अपने से निर्माण जो है कर सकते हैं, विकल्प के माध्यम से इसका निर्माण जो है वो किया जाता है। ऐसे इसको कौन सा स्रोत कहा जाता है? वैकल्पिक स्रोत जो है वो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सबसे उच्चतम जो है ना ईंधन कौन सा ईंधन हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी 1 ग्राम आप ऊर्जा किसी और अन्य ईंधन को लीजिएगा 100 और 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाइएगा 100, दोनों में सबसे मोचित ईंधन में सबसे अच्छा ईंधन कौन देता है? ये हाइड्रोजन जो है सबसे अच्छा ईंधन भी गिनती इसका किया जाता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपको धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जिस पे प्लस साइन लगा रहता है वो क्या कहता है? धातु। इसका मतलब वो तुरंत इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग करके आया, मतलब उसमें पावर है कि और वो दे सकता है, वो धातु कहलाते हैं। और धातु सामान्यतः क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, आघात वर्धनीयता होते हैं और ये आपको जो है तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य भी होते हैं। आघात वर्ध मतलब क्या होता है? उसको जो है ये पीठ के चादर जो है बना सकते हैं। और तन्य मतलब होता है उसमें तार जो है वो खींच सकते हैं। और 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार जो है खींच सकते हैं। समझ सकते हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, धातु और धातु जो है हमारा सामान्यतः उष्मा और विद्युत क्या होता है? सुचालक। चालक बोलिए या सुचालक जो है यह होता है। धातु हमेशा क्या होता है? चालक होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भार से भार आधार पर जो है एल्युमिनियम की चालकता जो किससे दुगुनी हो जाती है? ये कॉपर से जो है क्या होती है? दुगुनी हो जाती है। आगे बताइएगा शीशा की ऊष्मीय जो है ना, शीशा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता क्या होती है? सबसे कम होती है। शीशा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता क्या होती है? सबसे कम हो जाती है। और धातु के ऑक्साइड प्रकृति में हमेशा क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। धातु क्षारीय होते हैं और धातु हो जाएंगे तो ये अम्लीय हो जाएंगे। धातु सिर्फ ऐसे है तो क्षारीय हो जाएगा, अधातु अम्लीय समझ रहे हैं ना? अधातु हो जाएगा तो अम्लीय और धातु हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि एल्युमिनियम, जिंक और प्लम्बम यानी शीशा, पीबी जिसको बोल सकते हैं, इस तीनों को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? अम्लीय होते, क्षारीय होते हैं। ये तीनों जो आपको उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण जो है ये कर लेते हैं। एल्युमिनियम, शीशा और उसके बाद जो है जिंक। प्लम्बम नहीं बोलिए उसको, पीबी उसका लैटिन नाम प्लम्बम हो जाएगा, उसी को शीशा बोल सकते हैं। ये तीनों क्या हो जाएगा? ये आपको उभयधर्मी, और उभयधर्मी को जो है एम्फोथेरिक जो है ये कहा जाता है। एम्फोथेरिक जो इसी को उभयधर्मी को ही कहा जाता है। बताइए सबसे हल्की धातु कौन हो जाएगा? लिथियम। और सबसे भारी धातु हो जाएगा तो ओस्मियम। और सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा तो हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा तो हीरा और सबसे कठोर धातु हो जाएगा तो क्रोमियम हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा
कि बताइएगा भूपर्पटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिज जो है इसको कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा परिष्करण में मिलने वाले परक्रम को क्या कहा जाता है? धातु कर्म। धातु कर्म कहा जाता है। धातु कर्म कहा जाता है। और गैंग और फ्लक्स में मिलने वाली अशुद्धि से बने पदार्थ को धातु मल जो है यह कहा जाता है। धातु मल को स्लैग कहा जाता है। क्या कहता है? स्लैग। और शौक से करेंगे सबका स्वागत। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अयस्क में मिली अशुद्धि को क्या कहते हैं? ये अयस्क में मिली अशुद्धि को गैंग कहते हैं। और अयस्क में मिले गैंग को हटाने की प्रक्रिया जो है ना वो क्या कहलाती है? फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लक्स जो है वो कहलाती है। चलिए आगे बढ़ेगा, पोटेशियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? हम्फ्री डेवी के द्वारा जो है वो किया गया था। और सेफ्टी लैम्प का भी आविष्कार हम्फ्री डेवी के द्वारा ही किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु जो है ना वो किस पे जाके निक्षेपित होता है? एनोड या कैथोड पे? ये कैथोड पर जो है यह विक्षेपित जो है धातु हो जाता है, क्योंकि उस पर कौन सा साइन रहता है? पॉजिटिव। उस पर पॉजिटिव साइन रहता है। एनोड नहीं, कैथोड की बात कर रहे हैं। कैथोड पे पॉजिटिव रहता है, निगेटिव। अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है जो कि बायोलॉजी हो जाएगा। तो कैथोड पर माइनस, एनोड मतलब वह पॉजिटिव है ना। लेकिन धातु जो है ना, एक मिनट नहीं, मेन बात है क्या विनोद जी, सर्दी जो हो रखा है ना तो हम बोलते हैं पॉजिटिव, आप सुनते हैं नेगेटिव। तो वही बात है, आप में थोड़ा सा जो अपडेट देने की ज़रूरत है। अब बताइएगा, अब जो जीव विज्ञान स्टार्ट किया जा रहा है, बताइएगा कि आलू में जो वाट रोग होता है यह किसके कारण होता है? ये कवक के कारण हो जाता है। ठीक है। और आलू में अंगमारी रोग भी किसके कारण होता है? कवक के कारण भी होता है। बताइएगा बाजरा में जो है ग्रीन ईयर या रोग डाउनी मिल्ड्यू जो है ये भी कवक के कारण होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग भी जो है कवक के कारण ही जो है लाल सड़न रोग जो है वो होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बाजरा में जो है ना कौन सा रोग होता है? इरगॉट रोग। कौन सा रोग होता है? इरगॉट रोग जो है बाजरा में हो जाएगा। और समट रोग भी किसमें होता है? ये बाजरा में ही होता है। बताइएगा झुलसा रोग आपको अधिकतर किसमें होता है? आलू के साथ साथ अरहर में भी जो है झुलसा रोग होता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आलू का शिथिल रोग जो है ना किस और रोग के नाम से जाना जाता है? ये इसको रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। देखिएगा आलू कभी कभी काटिएगा उसमें लाल रंग का रिंग बन जाता है, समझ रहे ना? उसको रिंग, सॉरी काला भी बनता है, लाल भी बन जाता है, वो जो है उसको रिंग रोग भी इसको जो है वो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अंगमारी रोग जो है धान में होता है और यह जो है किसके कारण होता है? धान में ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण यह जो है हो जाता है। चलिए आगे बताइए, गेहूं का जो है टुंडू रोग जो है, टुंडू रोग यह भी किसके कारण होता है? जीवाणु। यानी गेहूं में टुंडू रोग जो है ये जीवाणु के कारण होता है। आगे बता दीजिए कि आम और बैगन में लिटिल लीफ जो है ये जस्ता की कमी से हो जाएगा। और आपको बताना है कि चुकंदर में हॉट रॉट रोग जो है बोरोन की कमी से होता है। और सलजम में वाटर को रोग मैग्नीज की कमी से होता है। बताइएगा कारण नहीं, मैग्नीज की कमी के कारण हो जाएगा। आगे बताइएगा नींबू में लिटिल लीफ हो जाएगा तो तांबा के कारण हो जाएगा। और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग तो ब्राउनिंग हो जाएगा तो बोरोन की कमी के कारण हो जाएगा। और धान में खैरा रोग हो जाएगा तो जस्ता के कारण हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन इसके बाद अप्रैल 28 अप्रैल से आगे बताइएगा। क्वेश्चन है कि लौंग जो है पौधे किस कली से प्राप्त किया जाता है? कली से, यानी पुष्प की कली से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा केसर मसाला बनाने में पौधे किस भाग का काम लिया जाता है? ये वर्ती कागर का जो है केसर मसाला जो बनता है ये वर्ती कागर का, ये आपको 200 ग्राम 480 रुपये में देता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, वही ना बोले 2 ग्राम 2 ग्राम जो है ये 480 रुपये में देता है। आगे बताइएगा हेरोइन अफीम जो है किससे प्राप्त होती है? हेरोइन जो है अफीम के पोस्ता से जो है प्राप्त होती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि एजोला नामक जो है जलीय फर्न जो है यह किसके खेतों में पाया जाता है? ये धान के खेतों में ये जो है उर्वरक के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जो है वह अधिक होती है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जो जीव आज से लाखों वर्ष पहले इस जीव के उत्पन्न होकर किसी प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण आज भी पृथ्वी पर जिंदा हैं, मतलब उसका ईंधन का रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं?
जीवित जीवाश्म के नाम से इसको जाना जाता है, जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। और जीवित जीवाश्म यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। जैसे जिंकागो एक प्रकार का जाएगा वृक्ष हो जाएगा, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवर्क और लेरोमाट, बिल्ली, ये सभी जो है जीवित जीवाश्म का उदाहरण जो है वो हो जाएगा। बताइएगा पपीता कितने लिंगी वाला पादप हो जाएगा? एक लिंगी वाला पादप पुष्प पादप हो जाएगा। बताइए कुनैन सिनकोना जो है यह किसके, ये कुनैन जो किससे प्राप्त होता है? ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। बताइएगा पत्ती के लाल नारंगी का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? ये कैरोटीनोइड के कारण जो है यह होता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 2,4-D का सबसे पहला बार प्रयोग कब किया गया था? 1940 में। ये खरपतवार नाशी हो जाएगा, इसका सबसे पहला प्रयोग 1940 में किया गया था। आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो है यह क्या खुलता है और बंद होता है? इसका रंध्र जो है खुलता है और बंद होता है। पानी की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण जो उसका रंध्र खुलता और बंद जो है यह होता है। ये क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ है शिक्षक भर्ती में, और 1 to 5 6 to 8 में पूछा गया था, 2.0 में पूछा गया था कि पौधों में रंध्र का खुलना या बंद होना किसमें एक प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? क्या टेक्नीशियन में भी पूछा है? हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन हाल ही में पूछा हुआ इसलिए हम बोल दिए। वो 2019 की बात हो गई और ये हाल ही में 2023 की बात हो रही है। आगे का अगला क्वेश्चन बताइए, फिर से बोल दे। वो पानी में परिवर्तन के कारण रंध्रों का खुलना और बंद होना होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय खरपतवार जो है यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलकुंभी हो जाएगा। इसे बंगाल में जो है ना सुंदर पुष्पों के कारण इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया जाता है, और किंतु कुछ ही समय में यह जलाशय क्या करता है? मतलब थोड़ा सा उसको उगाइए, पूरा बंगाल को नहीं, पूरे जलाशय को ये झाँप लेता है, इसलिए आतंक खड़ा है। इसलिए इसको जो है बंगाल का आतंक भी जो है वो कहा जाता है। तो जो लुसेंट का पूरे सीरीज था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब जो है इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है जो कि भारत का उच्च न्यायालय जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन उच्च न्यायालय जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको लुसेंट SPD में जो है वो होमवर्क में दिया गया था। तो बताइए अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास इस तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में जो है वो किया गया था। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1866 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कि गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1960 में। 1960 में राज्य के साथ साथ हाईकोर्ट की स्थापना भी 1960 में किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1975, मतलब कुछ एक उच्च न्यायालय को छोड़ दीजिएगा, बाकी हर एक उच्च न्यायालय जो है ये अपने राज्य के साथ साथ इसकी स्थापना जो है वो कर दिया गया था। मतलब केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, और अपना पटना जो हो जाएगा ये 1916 में। और इसके हेडक्वार्टर को ने अभी अरे इसका हेडक्वार्टर इसका जो है ना मुख्य न्यायाधीश को ने अभी के विनोद चंद्रन जो है यह हो जाएंगे, के विनोद चंद्रन जो है वो हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 2013 में। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 2013 में किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि सबसे नवीनतम क्रम का जो है वो कौन हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में। उसके बाद तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2019 में किया गया था। बताइए वर्तमान में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? एगो उच्चतम न्यायालय है, और हाई कोर्ट कितना है? 25 को जो है वो हाई कोर्ट हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत का नवीनतम क्रम का जो बना है वो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का, जो कि 2019 में बनाया गया था, अमरावती में जो है वो बनाया गया था 28 अप्रैल। अब जो है वन लाइनर जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, अप्रैल है। चलिए बता दीजिएगा कि पावर लिफ्टिंग गौरव शर्मा को किस देश के डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये अमेरिका के जो डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बता दीजिएगा कि भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च जो है वो कौन सा पेमेंट सर्विस किया है? हिटैची पेमेंट सर्विस जो है वो अपग्रेडेबल ATM जो है वो लॉन्च किया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया है? मिलान बन
बन गया है? कौन बन गया है? मिलान बन गया है। चलिए, और मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये वैशाली रमेश बाबू। ये पुराना हो जाएगा तो वैशाली रमेश बाबू, और नवीनतम क्रम के जो है 85वें क्रम के पी श्याम निखिल हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश की प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ये बांग्लादेश का। वहाँ का अस्थायी सरकार के अंतरिम सरकार के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि वहाँ जो है ना अंतरिम सरकार में क्या कहते हैं, वहाँ की सरकार जो है गड़बड़ा गया था, इसलिए अंतरिम सरकार की जो स्थापना किया गया था, उसके अंतरिम सरकार के अध्यक्ष जो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत जो है कहाँ किया गया है? ये रांची में किया गया। कहाँ किया गया है? रांची में। और इसका शुभंकर क्या रखा गया है? जूही रखा गया है। क्या रखा गया है? जूही रखा गया है। आगे बताया क्वेश्चन है, ग्रीन ऑस्कर यानी विटली गोल्ड अवार्ड किसके दिया गया है? ये पीके वर्मन को दिया, यानी पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है वह दिया गया है। आगे बताएगा, तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3 को स्वर्ण पदक जो है तीरंदाजी में जीत के लाया है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि 2024 में जो है किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? ज्वालामुखी फाड़ना भी है तो कहाँ फाड़ना है? इंडोनेशिया में ही फटेगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये नॉर्वे जो है शीर्ष पे रहा है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 2024 में दूसरी बार AFC अंडर 23 कप कौन जीता है? ये जापान जीता है। ये सब क्वेश्चन जो है नहीं फंसता है। ये कौन जीता है? जापान जीता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च किया है? ये क्रेड लॉन्च किया है। कौन? CRED। क्रेड जो है ये एक प्रकार का पेमेंट सर्विस भी जाएगा, पे लोन भी देता है ये CRED। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? ये युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये गुजरात और कर्नाटक। स्वच्छ देश नहीं, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में महेश बाबू गुजरात और कर्नाटक हो जाएगा। बताइए, SCO रक्षा मंत्रियों का बैठक कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान। कहाँ किया गया है? कजाकिस्तान की राजधानी में किया गया, अस्ताना में जो है किया गया है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार ब्रू मतदाताओं में पहली बार लोकसभा का चुनाव कहाँ मतदाता किया? ये त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने अपने चुनाव का प्रयोग किया है, मत का प्रयोग किया? तो ये त्रिपुरा में किया गया है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि इंडिया टुडे के किस AI एंकर को वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? ये सना जो है वह AI एंकर में जो है वह जीती है। इंडिया टुडे की जाएगी सना जो है इंडिया टुडे की जो है वो जीती है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से जो हॉट क्वेश्चन बनने वाला है, इसे 1 घंटा के वीडियो में पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और आप जो है कल जो है आप लोग के लिए क्वेश्चन जो अभी आप लोग के लिए अभी होगा, लेकिन जो कल इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से और पूछा हुआ क्वेश्चन है महेश बाबू के सेट में, और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार जो कि बिहार से ही थे, यह गोल्ड मेडल जीते हैं, और इनका संबंध जो है यह किस खेल से संबंधित हो जाएगा? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, इनका संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा? नाम से ही स्पष्ट है, पैरा की बात बोल दी है, और आप जो जवाब दिए हैं वो क्वेश्चन का जवाब गलत है, इसलिए फिर से बोल रहे हैं ये बिहार से संबंधित है। प्रवीण कुमार नाम होगा इनका, और ये पैरा से संबंधित है, यानी पैरा एक प्रकार से हो जाएंगे, यानी विकलांग वाला पैरा ओलंपिक में जो है यह आपको गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, और इनका संबंध जो है यह किस खेल से है, इस खेल का जवाब नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, और उससे भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में दिल भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही हमारे चैनल को प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।